हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरु पे। आज हम लोग फिर से एक अलग टॉपिक, एक अलग मुद्दा लेके जो एनसीईआरटी जो साइंस का है, जो फिजिक्स है, उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो तो हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब हम क्लास 7 की जो है एनसीईआरटी उस पे हम लोग आज चलेंगे और क्लास 7 की एनसीईआरटी में जो जो तथ्य होंगे फिजिक्स से रिलेटेड, उन सभी तथ्यों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए और ये सारी चीज़ें शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, ताकि जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ें और तब हम लोग अपने सेशन को क्या करें, स्टार्ट करें। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए। इसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल से, जो बेसिक होता है, जहाँ से आपके वनडे एग्जाम्स में, खासकर जो स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बेसिक प्रश्न इसी से बनते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी होती है क्लास 6 टू 12th की या क्लास 6 टू 10th की मेजर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कवर हो जाता है। तो जल्द से जल्द सभी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग मुख्य रूप से स्टार्ट करें अपने सेशन को। चलिए, तो आ गए सभी लोग, चलिए चला जाए। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम लोगों को आज शुरू करना है क्लास 7 की एनसीईआरटी। तो उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे पिछली क्लास में हम लोग देखे भी थे, तापमापी। ये तापमापी करता क्या है? जो थर्मामीटर जिसको कहा जाता है, दो तरह का होता है। एक होता है डिजिटली, जो अंकीय होता है, जिसको अंकीय तापमापी कहा जाता है, जो आजकल प्रचलन में ज़्यादा है। ठीक है, और एक जो होता है वो होता है शीशा, उसके अंदर जो होता है वो धातु लगी होती है पारा की, Hg की। ठीक है, तो वो होता है, तो जो पहले वाला था। तो पारा जो है क्या है, धातु है एक प्रकार का, और ये क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ये क्या करता है, दिखाता है टेम्परेचर। पारा का पाठ्यांक बढ़ता था तो दिखाता था। हालांकि इसमें इसको अब ज़्यादा यूज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर फूट जाता था कांच तो क्या होता था, उसमें का पारा बाहर निकल जाता था तो फिर दिक्कतें होती थी। ठीक, तो ज़्यादा अंकीय जो डिजिटली जो है जो थर्मामीटर है उसका प्रयोग किया जाता है। तो तापमापी क्या होता है, ताप मापने का एक यंत्र होता है जिससे ताप को मापा जाता है, जिससे टेम्परेचर को मापा जाता है। और किस टेम्परेचर को? शारीरिक टेम्परेचर को मापा जाता है इससे। ठीक है, हम लोग ने देखा था कि तापमान का जो एसआई मात्रक है वो होता है केल्विन। एसआई मात्रक के माने केल्विन होता है। ठीक है, लेकिन तापमान जो आप देखे होंगे कि डिग्री सेल्सियस में उसका मापांक दिया होता है, या फ़ारेनहाइट में दिया होता है, या केल्विन में दिया होता है, परम ताप में दिया होता है। तो ये क्या है, तो ये अलग अलग मापने का एक मात्रक है। जैसे दूरी को मापने के लिए आपने देखा होगा किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे अलग अलग मापांक हैं तापमान को मापने के लिए। डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। तो अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में हो और उसको अगर केल्विन में बदलना हो तो क्या करना पड़ता है, 273.15 ऐड करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 273.15 केल्विन टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बराबर है। ठीक है, ठीक वैसे फ़ारेनहाइट में हम लोग देखे थे कि फ़ारेनहाइट और उसमें शारीरिक टेम्परेचर का जो है डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस है मनुष्य के टेम्परेचर, लेकिन फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक, उसी तरह से हम लोग देखें कि जो केल्विन होता है उसमें डिग्री नहीं लगाया जाता है। तो केल्विन में अगर कोई तापमान दिया हो तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, तो उसमें -273 या -273.15 हम करते हैं तो सीधे सीधे वो किस में चेंज हो जाता है, डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े भी थे। तो इन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जो इंद्रियां होती हैं वह क्या करती हैं, विश्वास नहीं करती हैं या उसको धोखा दिया जा सकता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें, वास्तव में कोई वस्तु कितनी गर्म है, ठीक है, वह किससे मापा जाएगा, ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है, किसको, तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर। हमने कल पढ़ा भी था कि ऊष्मा जो होता है वो क्या होता है, यानी ऊर्जा की अगर बात किया जाए, जो ऊष्मागतिकी का जो नियम था, उस ऊष्मागतिकी के नियम में क्या बताया गया था कि ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश उसका किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण है, हीट का जो है ट्रांसफर है। तो ऊष्मा का एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचना क्या कहलाता है, ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए ये लोहे का छड़ है, ठीक है, और इस लोहे के छड़ के इस अगले सिरे को अगर आग में
ठीक है, टेम्परेचर में इसको रख दिया जाए और पिछला सिरा ऐसे रहे। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इसका पिछला सिरा भी गर्म हो गया। रखे थे हम लोग किसको, अगले सिरे को, लेकिन गर्म कौन हो गया कुछ समय बाद, पिछला सिरा। अगला तो गर्म था ही, लेकिन पिछला सिरा भी इसका गर्म हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा था, उष्मा का स्थानांतरण हो रहा था, यानी उष्मा एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट कर रही थी, चल रही थी, तो उसी को क्या कहा जाएगा, उष्मा का स्थानांतरण। तो अब आप पूछेंगे कि जो ये उष्मा का स्थानांतरण होता है क्या सभी चीजों में होता है, नहीं, सभी चीजों में तो नहीं होता है, ठीक। तो किस में होता होगा, जो धातु होगा मुख्य रूप से उसमें होगा। अब क्या आप अगर आप सूखा लकड़ी ले लें, ठीक है, और उसमें एक तरफ से उसको जलाएं दूसरे तरफ से पकड़ें, क्या उसमें उष्मा का स्थानांतरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही लोहा का छड़ ले लें और लोहे के छड़ को एक तरफ से आप जलाइए, यानी टेम्परेचर में रखिए, आग में रखिए, और दूसरे को हाथ से पकड़ेंगे तो कुछ समय बाद आपका जो है हाथ जलने लगेगा। क्यों, क्योंकि उष्मा का उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये मेन कारण होता है, ठीक। तो वही सारी चीजें हैं। तो यही क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि किसी बर्तन को ज्वाला पर जब रखते हैं तो क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है, यानी टेम्परेचर के कारण। बहुत ज्यादा देर पर रखते, ज्यादा टेम्परेचर पर अगर रखते हैं तो रक्त तप्त हो जाता है, बिल्कुल लाल रंग का, जैसे लोहे को देखते होंगे आप, रक्त तप्त जब होता है तो उसको कई लोहा जब रक्त तप्त होता है तो क्या होता है, उसको अलग अलग आकारों में चेंज किया जा सकता है। तो इसका कारण क्या है, उष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर क्या होती है, चली जाती है, यानी उष्मा का स्थानांतरण होता है। और वही ज्वाला में से अगर बर्तन को अगर आप हटा लेते हैं तो क्या हो जाती है, बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो जाती है। तो इसका साफ साफ बात है कि उष्मा का क्या हो रहा था, स्थानांतरण हो रहा था जब उस पर रखा गया था, तो ठीक है, ठीक। ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए, वह प्रक्रम जिसमें उष्मा का किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जो स्थानांतरित होता है, अभी मैंने बताया गर्म सिरे से लेके ठंडे सिरे के बीच जो स्थानांतरण होता है, उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। क्या कहलाता है, चालन, ठीक है। कंडक्टर आप देख सुने होंगे, ठीक है। तो चालन क्या होता है, उष्मा का किसी गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जो ट्रांसफर होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को मुख्यतः कहा जाता है चालन, ठीक है। तो ठोसों में अगर देखा जाए, ठोस पदार्थों में, तो उष्मा का प्रायः चालन प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है, यानी उस ठोसों में जो उष्मा का चालन होता है वो किसी न किसी प्रक्रम द्वारा ही क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है। अब अगला चीज हम लोग देखेंगे, चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या है, जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे उष्मा का चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे जैसे कौन कौन से पदार्थ आप देखेंगे, आप देख सकते हैं एल्युमिनियम, आयरन देख सकते हैं, लोहा, कॉपर देख सकते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं कि इनमें अगर उष्मा अगर एक तरफ से दिया जाए तो दूसरे तरफ भी चला जाएगा उष्मा, यानी उष्मा का ट्रांसफर होगा, उष्मा का स्थानांतरण होगा। तो जिस पदार्थ में उष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाए उसी को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, यानी कंडक्टर कहते हैं। अब आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो कौन कौन से पदार्थ हैं, आप एल्युमिनियम देख सकते हैं, आयरन या लोहा जो या कॉपर जो है, तांबा, उसको देख सकते हैं। क्या होता है, उष्मा का आसानी से क्या हो जाता है, इसमें ट्रांसफर हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा चली जाती है, एक सिरे से दूसरे सिरे पे उष्मा इससे होके चली जाती है। तो इसको क्या कहेंगे, चालक कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। लेकिन उष्मा के कुचालक किसे कहेंगे, उसे कहेंगे जिसमें उष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं हो। जैसे अगर लकड़ी ले लें, कोई प्लास्टिक ले लें, अब एक सिरे पे जब जलाया जाएगा, एक सिरे पे टेम्परेचर दिया जाएगा तो दूसरे सिरे पे उसका ट्रांसफर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो उसको क्या कहेंगे, कुचालक, बैड कंडक्टर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, बैड कंडक्टर, उसको बैड कंडक्टर कहा जाता है, यानी उष्मा का क्या कहा जाता है, कुचालक कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में रहे होंगे। आगे चलिए, अगला क्या है, अगला देखिए, ये है समुद्री समीर। ये थोड़ा सा आप उसमें भी पढ़े होंगे, किसमें, भूगोल में। समुद्री समीर कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो आप देख रहे होंगे समुद्री समीर जो चलता है वो समुद्र से किधर, स्थल की ओर चलता है। तो समुद्र से स्थल की ओर चलता है। अब इसमें कारण क्या है, दिन के समय अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये है आपका स्थल और ये है समुद्र, यानी ये है समुद्र और ये है स्थल। ये बताइए दोनों में सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा, दिन के समय की अगर बात की जाए तो दिन में सबसे पहले गर्म कौन होगा, स्थल होगा। स्थल क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। और यह क्या होगा, समुद्र जो होगा गर्म होगा लेकिन धीरे से, बहुत धीरे धीरे गर्म होगा। इसका मतलब पहले गर्म कौन हो गया रहेगा, स्थल। तो स्थल जब गर्म हो रहा गया होगा तो क्या हुआगा, यहाँ पे वायु दाब जो होगा वो क्या होगा, निम्न हो गया होगा। वायु दाब क्या हो गया, निम्न हो गया। और यहाँ पे तो अभी
ठंडा ही है, अभी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो वहाँ यहाँ वायु दाब क्या हो गया, उच्च हो गया, तो उच्च वायु दाब हो गया यहाँ पे। अब जब वायु दाब यहाँ उच्च हो गया, यहाँ वायु दाब स्थल में निम्न हो गया, यानी समुद्र में उच्च हो गया और आपके स्थल में वायु दाब निम्न हो गया, तो वायु दाब सदैव किधर से किधर की तरफ चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ पवनें चलती हैं। तो ये पवन जो है यानी समुद्र से किधर चलने लगेगी, यह स्थल की ओर चलने लगी, तो यह समुद्र से स्थल की ओर जब ये पवनें चलेंगी तो इस तरह की पवनों को कहा जाएगा क्या, समुद्री समीर। क्या कहा जाएगा, समुद्री समीर कहा जाएगा। आ रहा होगा समझ में, समुद्री समीर। अब समुद्री समीर चलती है तो गर्म हवा जाएगी ठंडा, तो देखिए समुद्र का स्थल क्या है, ठंडा है, तो इधर से जब जाएगा तो क्या होगा, ठंडा होगा। तो वही इसमें भी दिखाया गया है कि स्थल क्या है, गर्म है, समुद्र क्या है, ठंडा है, तो ठंडे से गर्म की ओर पवन चलेगी, हवा चलेगी, तो इसको क्या कहेंगे, समुद्री समीर। तो समुद्री समीर कब आता है, दिन के समय। यह प्रक्रिया कब होती है, दिन के समय, क्योंकि दिन के समय जितना ही तेजी से गर्म होगा स्थल और जो समुद्र है वो धीरे से गर्म होगा, तो पवन किधर से किधर चलेंगे, समुद्र से सीधे स्थल की ओर चलेंगे, ठीक है। लेकिन ठीक इसके विपरीत रात के समय देखा जाए तो रात के समय क्या होगा, जितने तेजी से स्थल गर्म हुआ होगा उतने ही तेजी से क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, यानी स्थल ठंडा हो गया। जब स्थल ठंडा हो गया तो वायु दाब क्या हो जाएगा, ऊंच हो जाएगा, ठीक है। तो स्थल ठंडा हो गया, वायु दाब ऊंच हो गया। अब समुद्र की बात क्या है कि दोपहर के बाद 3, 4, 5 बजे आते आते समुद्र पूर्ण रूप से गर्म हो गया। अब गर्म ज्यादा हो गया तो धीरे धीरे ठंडा होगा। इसका मतलब हो गया क्या, वहां पे जो वायुदाब बना है, समुद्र में जो वायुदाब बना हुआ है वह वायुदाब कैसा है, निम्न वायुदाब है। तो समुद्र में निम्न वायुदाब है और स्थल पर उच्च वायुदाब है। तो अब पवन किधर से किधर की तरफ चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, अर्थात स्थल से समुद्र की ओर। तो जब स्थल से समुद्र की ओर चलेगी तो उसको क्या कहा जाएगा, स्थलीय समीर कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, स्थलीय समीर कहा जाएगा। तो इस चीजें को समझ लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इस समुद्री समीर में क्या होता है, ठंडा हवा होता है, यानी समुद्र से पवन किधर चलेगी, स्थल की ओर चलेगी, ठीक। ये सारी चीजें आप देखे होंगे। और वही ये क्या है, थल समीर है, या स्थलीय समीर कहा जाता है। स्थलीय समीर में पवन किधर से किधर की तरफ चलती हैं, तो ये देखिए ये स्थल है, स्थल से किधर चलेंगे, समुद्र की तरफ चलेंगे। तो स्थलीय समीर के समय क्या होता है, जो समुद्र होता है वो गर्म हो जाता है और जो स्थल होता है वो क्या होता है, थोड़ा ठंडा रहता है। अब क्यों होता है मैंने बता दिया, क्योंकि रात का समय होता है और रात के समय में स्थल क्या होता है, जितने ज्यादा गर्म हुआ रहता है उतना ही तेजी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ये ज्यादा गर्म हो गया रहता है तो धीरे धीरे अभी ठंडा होता है, यानी इसमें वायु दाब क्या होती है, उच्च होती है, और यहाँ पे क्या होती है, निम्न होती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे चूंकि वायु दाब क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, वायु दाब निम्न होती है और यहाँ पे उच्च होती है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ हाई होता है तो वायु दाब यहाँ पे क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है, और यहाँ पे उच्च हो जाती है। तो पवन किधर चलेगी, उच्च से निम्न की ओर चलेगी, ठीक है, यानी स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी, किसमें, स्थलीय समीर में, ठीक है। तो वही कह रहा है, समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों में भवनों की खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। ऐसा क्यों है, तो रात्रि के समय भवनों की जो घरों की खिड़कियां होती हैं वो समुद्र की ओर बनाई जाती है। ऐसा क्यों बनाई जाती है, ऐसा क्यों बनाते हैं कि दिन में जो आएगी हवा वो ठंडा आएगी, क्योंकि दिन में समुद्री समीर चलेगा, समुद्री समीर में समुद्र से जो होगा ठंडा हवा वो किधर आएगा, घरों में आएगा, इसलिए ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो थल समीर और स्थलीय समीर को हमने अच्छे से डिफाइन किया, ये चीजें समझ में आई होगी आपको, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखे ही हैं, ये सारी चीजें, ठीक। अब अगर आगे हम लोग देखें कि ऊष्मा का स्थानांतरण और भी किस तरह से हो सकता है, तो विकिरण के माध्यम से होता है। अब विकिरण क्या होता है, सूर्य से हम तक जो ऊष्मा पहुंचती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है, अधिकांश स्थान में अधिकांश दूरी है, तो दूरी के बीच में क्या है, बहुत सारे माध्यम है, जैसे कहीं कहीं वायु नहीं है, वायुमंडल में जब सूर्य की किरणें पहुंचेंगी तो वायु भी आ जाता है, तो ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, और वो कौन सा प्रक्रम कहलाती है, विकिरण कहलाती है, रेडिएशन कहलाती है। यानी सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, उस स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, विकिरण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, विकिरण। तो जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता इसमें नहीं होती है विकिरण में, यानी विकिरण में क्या होता है, ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये चीजों को ध्यान रखेंगे। तो माध्यम हो चाहे ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम देखें, जब हम किसी तापक यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है, किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा। ऊष्मा वहां से ट्रांसफर होकर हमारे शरीर में आती है माध्यम, ठीक है। आगे देखिए, अगला पॉइंट अगर देखें तो क्या है, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए
स्पर्शेंद्रियां विश्वास नहीं कर सकते, ये सारी चीजें हैं। ताप क्या होता है? किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप होती है। और तापमापी क्या होता है? जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, उस थर्मामीटर में परिसर कितना होता है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और ऐसे तापमापी जो लाइब्रेरी में प्रयोग किया जाते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका परिसर होता है। मानव शरीर का टेम्परेचर सामान्य कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमने पढ़ा ही, ठीक है। आगे देखिए, उष्मा जो है उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर क्या होती है? स्थानांतरित होती है। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, यानी ज्यादा गर्म से ठंडे की तरफ स्थानांतरित होती है, ठीक है। अब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा ट्रांसफर होती है, चालन द्वारा, संवहन द्वारा और विकिरण द्वारा। चालन का मतलब किसी माध्यम, जैसे हम लोग बता रहे थे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, उसके द्वारा। संवहन जैसे समुद्र से आ रहा था, ठीक है, या स्थल से समुद्र में जा रहा था। और विकिरण जो सूर्य से पृथ्वी पे आ रहा था, ठीक। तो उष्मा का जो स्थानांतरण होता है उस कितने टाइप से हो सकता है? कितने प्रक्रम है इसके? 3 प्रक्रम है, चालन है, संवहन है और क्या है? विकिरण है, ठीक है। तो विकिरण के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, हमने देखा ही। आगे देखें, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा क्या होती हैं? उसमें विकिरण की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि गर्मी में हल्के वस्त्र और आराम देने के लिए मतलब पहना जाता है, ठीक है। और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों? क्योंकि यह उष्मा रोधी होती है और इसमें बीच में वायु फंस जाती है, ट्रैप होती है, तो रेशों के बीच फंस जाती है, तो वायु को रोक कर रखती है मुख्य रूप से, ठीक है, इसलिए शारीरिक टेम्परेचर को, ठीक है। तो अब देखिए, चाल किसे कहा जाता है? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। यानी कोई वस्तु 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लिया, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, ए से बी के पॉइंट पे जाने पे ये कितना समय लिया, वही उसका क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। वही उसका क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। और चाल एक क्या है? अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है, ये याद रखिएगा। चाल एक अदिश राशि है, ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक। तो ये तो रहा क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर था, वो हमने कवर किया। आगे हम लोग अगले जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्लास 7 की पूरी जो फिजिक्स है, जो भौतिक विज्ञान है, उसको हम लोग समाप्त कर देंगे। उसके बाद से क्लास 8 का हम लोग समाप्त करेंगे और उसके बाद से फिर 9th 10th में थोड़ा सा समय लगेगा और आपका पूरा NCERT जो है समाप्त हो जाएगा। और पूरा प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है आपका बायोलॉजी का, पूरा समाप्त हो गया क्लास 6 से क्लास 10 तक। उसको आप जाके कवर कर सकते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स है उनके लिए, या फिर से जो भी स्टेट PCS के एग्जाम होते हैं उसमें भी वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आज मैंने बताया है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आप समझे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।